Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel and I am your friend Advocate Lakshay Chaudhary. And my dear friends, today we will continue our discussion on Indian legal history. And our topic is Indian legal history part 9 and our main heading is British settlement at Bombay and administration of justice from 1668 to 1728. And our subtopics are second phase of administration of justice in Bombay, that is from 1684 to 1690. और उसमें हम पढ़ने वाले हैं एडमिरल्टी कोर्ट इन बॉम्बे. देन वी विल मूव टू द थर्ड फेज दैट इज फ्रॉम 1718 टू 1726 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर. तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम फॉर क्विक रिवीजन फॉर पार्ट 8. और पार्ट 8 में हमने क्या किया था? तो पार्ट 8 में हमने किया था बॉम्बे जुडिशियल प्लान ऑफ 1672. उसके बाद हमने क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉम्बे, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉम्बे अंडर बॉम्बे जुडिशियल प्लान 1672. उसके बाद हमने कवर किया था कोर्ट ऑफ कंसाइंस और लास्ट में हमने कवर किया था पार्ट 8 में पंचायत. तो माय डियर फ्रेंड, पार्ट 8 के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इन केस अगर आपको पार्ट 1 टू पार्ट 8 कंप्लीट वीडियोस देखने हैं तो आप लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल पे जाइए. वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है इंडियन लीगल हिस्ट्री के नाम से, उसको एक्सेस कीजिए और आपको सारे पार्ट्स वहाँ पर मिल जाएंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीगल ईगल्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. नाउ द एडमिरल्टी कोर्ट इन बॉम्बे. वेरी फर्स्ट स्लाइड. So an admiralty court was established in Bombay in 1684 under the charter of 1683 issued by King Charles II. So ब्रिटेन के किंग हैं चार्ल्स 2, वो एक चार्टर इशू करते हैं इन द ईयर 1683 और फिर उस चार्टर के अकॉर्डिंगली 1684 में बॉम्बे में एडमिरल्टी कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाता है. एंड द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द एडमिरल्टी कोर्ट एट मद्रास एंड इट डिसाइडेड सिविल एंड क्रिमिनल केसेस बिसाइड्स द यूजुअल एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम डिस्प्यूट्स. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एडमिरल्टी कोर्ट था इसकी फंक्शनिंग और प्रोसीडिंग्स डिट्टो वैसी थी जैसी एडमिरल्टी कोर्ट की थी मद्रास में. तो मद्रास में भी एक एडमिरल्टी कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था. अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए चैनल पर जाकर. हमने डिटेल में एडमिरल्टी कोर्ट मद्रास को डिस्कस किया है. सो लेट्स बैक टू आवर पॉइंट. तो ये बिल्कुल डिट्टो वैसी फंक्शनिंग करता था जो एडमिरल्टी कोर्ट मद्रास में था और एडमिरल्टी और मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को देखने के अलावा ये सिविल और क्रिमिनल केसेस भी देखता था, एडजुडिकेट करता था. सो द थर्ड पॉइंट, डॉक्टर सेंट जॉन was appointed as the judge and president of Admiralty Court of Bombay as he had good knowledge of civil law. तो डॉक्टर सेंट जॉन थे, उनको अपॉइंट किया गया जज एंड प्रेसिडेंट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट ऑफ बॉम्बे का क्योंकि he had good knowledge of civil law. So let's move to the next slide. Now he also got the authority to act as the chief judge of the court of judicature at Bombay and took to himself the administration of civil and criminal justice as well. तो जो डॉक्टर सेंट जॉन थे उनके कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी थी कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की भी. वो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के चीफ जज भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे and took to himself the administration of civil and criminal justice. तो सिविल और क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो अच्छे से देख रहे थे. नोट, द सेकेंड फेज ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉम्बे केम टू एन एंड इन 1690 consequent to सिद्दी इन्वेजन. सिद्दी याकूब, द एडमिरल ऑफ मुगल एम्परर, इन्वेडेड बॉम्बे. तो जो सेकेंड फेज है माय डियर फ्रेंड्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का बॉम्बे में, वो 1690 आते आते खत्म हो जाता है और 1690 में सेकंड फेज को हम विराम देंगे क्योंकि बॉम्बे में उस वक्त सिद्दी याकूब जो मुगल एम्परर का वो था एडमिरल सेनापति था, उसने बॉम्बे पे आक्रमण कर दिया था. तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. इन केस आपको ये जो स्लाइड में आप नोट्स देख रहे हैं इनके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं या टेलीग्राम पे हमारा चैनल है द लॉजिकल स्टडीज पे आप आइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए. तो उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं. तो आपको सेमेस्टर के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से पीडीएफ नोट्स जो प्रिंटेड मटेरियल है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर.
Now the third phase, the third and the last phase of judicial administration of Bombay, that is from 1718 to 1726. After a gap of about 30 years, लगभग 30 साल बाद, the English judicial system in Bombay revived again with the establishment of Court of Judicature under Lawrence Parker on March 25, 1718. तो जो थर्ड फेज था बॉम्बे में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको शुरू होने में और जो इन्वेजन हुआ था उसके बाद लगभग बॉम्बे को संभलने में लगभग 30 साल बाद तीसरा ये चरण कहेंगे हम इसको, बॉम्बे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, न्यायिक व्यवस्था का थर्ड फेज स्टार्ट होता है। और कैसे स्टार्ट होता है, तो उसमें कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को सेटअप किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है बॉम्बे में, और लॉरेंस पार्कर को उसका चीफ जज 25 मार्च 1718 1718 में बना दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस कोर्ट कंसिस्ट ऑफ एन इंग्लिश चीफ जस्टिस, जी हाँ क्वाइट ऑब्वियस इंग्लिश ही होगा, एंड 9 अदर जजेस, टोटल 10, 1 chief judge and 9 other judges, including 4 Indians representing Hindu, Muslims, Portuguese, Christian and Parsis, 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ पर तो 5 लिखा है। अब ये कैसे हैं, इसमें पोर्तुगीज जो है वो अलग से ऐड किए गए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का जो कंपोजिशन था उसमें एक चीफ जज थे और उनके अलावा 9 अदर जजेस थे, जिसमें 4 इंडियंस थे जो हिंदू कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को और पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए थे, और उसके अलावा एक जज पोर्तुगीज भी था। सो द इंडियन जजेस डिड नॉट एंजॉय द सेम स्टेटस एज इंग्लिश जज एंड दे वर कॉल्ड द ब्लैक जजेस, and their presence was not counted for the purpose of quorum। तो एज यूजुअल जैसा हमेशा होता है, जो इंडियन जजेस थे उनको ऐसा स्टेटस, सेम स्टेटस नहीं मिलता था जो इंग्लिश जजेस को मिलता था, और इसलिए उनको ब्लैक जज भी कहा जाता था ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्शन, एंड देयर प्रेजेंस वाज नॉट काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। तो कोरम मैंने कई बार डिस्कस किया है, कोरम इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, और जो उनकी प्रेजेंस थी वो, क्योंकि ओनली 3 इंग्लिश जजेस वर फॉर्म द कोरम, तो नीचे लिखा है इस पॉइंट में केवल 3 इंग्लिश जज थे वो कोरम कंप्लीट करते थे, मतलब वो 3 आ गए हैं तो प्रोसीडिंग्स चलेगी। इंडियन जज आए ना आए तो उससे कोर्ट की किसी भी कार्रवाई पर फर्क नहीं पड़ता था। तो कहने का मतलब है वो जो इंडियन जजेस उन्होंने 4 रखे थे वो कहने को जज थे और जनता को खुश करने के लिए थे कि आपका रिप्रेजेंटेशन है, आपका प्रतिनिधित्व है न्यायिक व्यवस्था में, केवल इसीलिए। तो दे वर कॉल्ड द ब्लैक जजेस। तो आजकल एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है यूएस में, ब्लैक लाइव मैटर्स, ब्लैक लाइव्स मैटर्स या रियली मैटर्स, तो इसके बारे में पढ़िएगा, कहीं भी क्वेश्चन ये खड़ा हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओनली 3 इंग्लिश जजेस फ्रॉम द कोरम, द इंग्लिश जज वर टू बी द मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़ के आपको क्या समझ में आता है, और मैं इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। जो इंग्लिश जज था वर टू बी द मेंबर ऑफ, जो इंग्लिश जजेस थे वर टू बी द मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल, मतलब जो गवर्नर का कोर्ट है और उसकी काउंसिल के वो मेंबर होंगे इंग्लिश जज। तो आर्टिकल 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे याद आ जाता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और जितने भी ये ब्रिटिशर्स रहे हैं, जो हम पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक आ गए हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री में, कहाँ से हमने शुरू किया, फ्रॉम द 1600 एक्चुअली 1600 में जब क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर ऑफ 1600 इशू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की, तब से लेकर अब तक जो ब्रिटिशर्स की जुडिशरी रही है वो एग्जीक्यूटिव से अलग नहीं रही है। जजेस वर द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, और ऐसे में एक फेयर और ट्रांसपेरेंट न्याय मिलना, जस्टिस मिलना, ऐसे में एक फेयर और ट्रांसपेरेंट लगभग असंभव है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। द कोर्ट हैड द पावर टू डिसाइड सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अकॉर्डिंग टू लॉ, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस,
एंड द रूल्स मेड बाय द कंपनी। जो कोर्ट था जुडिकेचर, द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर हैड द पावर, मतलब डिसाइड, उसको जो पावर्स थी, शक्तियां जो उसे प्रदान की गई थी सिविल और क्रिमिनल केसेस को देखने की, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ, इक्विटी, गुड कंसाइंस एंड द रूल्स मेड बाय द कंपनी। तो इन सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए सिविल और क्रिमिनल केसेस में अपना फैसला सुनाया करता था। द इंडियन जजेस फंक्शन एज असेसर्स एंड एनलाइटन द इंग्लिश जजेस ऑन कस्टम, यूजेस एंड ट्रेडिशन ऑफ द नेटिव्स। जी हाँ, केवल ये इंग्लिश जो जजेस बैठते थे वहाँ पे, उनको जो नेटिव इंडियंस थे, जो भारत की जनता थी, भारत के लोग थे, उनके रीति रिवाज और उनके तौर तरीके और उनकी परंपराओं के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। तो इसलिए इंग्लिश जजेस की हेल्प करने के लिए जो इंडियन जजेस वहाँ पर रखे गए थे, ताकि वो समय समय पर उन्हें बताते रहें कि ये यहाँ की परंपरा है या ये यहाँ के तौर तरीके हैं, ताकि वो कोई भी ऐसा जजमेंट पास ना करें या कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जिससे लोकल जो लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उनकी जो परंपराएं हैं उन पर कोई आघात ना हो। तो इसलिए इंग्लिश जजेस को उनका असिस्टेंट बना दिया गया एज एसेसर्स, मतलब बैठे हैं, कुछ पूछ लिया तो बता दिया। ये तो लिखा गया है, वास्तविकता तो ये रही होगी, क्या पता कोई उनसे पूछता भी ना हो। तो जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ और वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और वही आप पढ़ रहे हैं और वही आप एग्जाम में लिख देंगे और मार्क्स आ जाएंगे। वास्तविकता क्या थी क्या नहीं थी, ये डिटेल में इसके लिए जाना पड़ेगा। तो अभी अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट, द कोर्ट हेल्ड इट्स सिटिंग वंस इन अ वीक। और जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था वो केवल हफ्ते में एक बार अपनी सिटिंग प्रोसीडिंग्स करता था। कोर्ट हफ्ते में एक बार बैठता था और अकॉर्डिंगली काम करता था। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द कोर्ट prescribed moderate fees for filing a suit and a fee of ₹5 was charged for making an appeal। तो मॉडरेट फीस थी एक सूट फाइल करने के लिए, मुकदमा दायर करने के लिए। इन केस अगर किसी को कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं है, उसे अपील करनी है, तो उसके लिए ₹5 लगते थे। और उस जमाने में ₹5 एक बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी। तो खैर चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अपील्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर लेड टू द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल। जी हाँ, जो गवर्नर एंड काउंसिल थी वो टॉप पर थी इस हायरार्की में, फिर नीचे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था, फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, एडमिरल्टी कोर्ट बीच में आया, फिर कोर्ट ऑफ कंसाइंस आया, फिर पंचायत आई। तो जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से अपील्स जाती थी वो गवर्नर एंड काउंसिल के पास जाती थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द फ्लॉज ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। इस कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या इसके दोष थे, इसमें क्या सिस्टम में खराबी थी, तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। Revived judicial system adopted in 1718 suffered from a serious defect of overlapping jurisdiction। तो जो ये सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम रिवाइव हुआ सिद्दी इन्वेशन के बाद, जो सिद्दी याकूब ने आक्रमण कर दिया था, उसके बाद जब ये जुडिशियल सिस्टम रिवाइव होकर 1718 में वापस पटरी पर लौटा, तो उसमें सीरियस डिफेक्ट्स थे ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन के। अब ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन क्या है? बेसिकली ये जुरिस्डिक्शन कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का है, ये जुरिस्डिक्शन किसी और इंस्टीट्यूट का है, गवर्नर एंड काउंसिल का है। तो ये ओवरलैपिंग, ये इसके भी जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी देख रहा है, ये कोर्ट इसके जुरिस्डिक्शन को देख रहा है, ये जो गवर्निंग बॉडी है गवर्नर एंड काउंसिल है। तो इस तरीके का एक ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन था, मतलब जुरिस्डिक्शन वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड between the government authorities and court। So this is the meaning of this point। Now the judges could participate in case in which their or interest were involved। So my dear friends, this is a very important point and a very technical point। अब आप इसको पढ़िए, इसमें ये कह रहा है कि जज कुड पार्टिसिपेट, जो जजेस थे या जो कोई न्यायाधीश था उसका, वो कुड पार्टिसिपेट इन अ केस इन विच देयर और इंटरेस्ट वर इन्वॉल्व। ऐसे केस में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते थे जिसमें उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, मतलब उसमें एज अ जज वो बैठते थे और जस्टिस डिलीवर करते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब समय आ गया इसको हम लिंक करें किसी चीज़ के साथ, और किसके साथ हम इसको लिंक करने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसमें से आप बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो जानने वाले हैं अपने अगले सेमेस्टर्स में। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, तो पहले तो इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देयर इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ। कोजा सुआ, तो इस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का डायरेक्ट वायलेशन था ये, और सीधा सीधा उल्लंघन था इस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। नेमो जोडेक्स इन कोजा सुआ मीन्स no one can be judge in his own case। तो नेचुरल ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस का जो पहला प्रिंसिपल है, जो प्रथम सिद्धांत है, वो इस बारे में बात करता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी केस में जज बनकर नहीं बैठ सकता जो जिसमें उस व्यक्ति का स्वार्थ निहित हो, मतलब अपना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो, या वो उस केस में पार्टी हो। तो ये पॉइंट कहता है द जज कुड पार्टिसिपेट इन केसेस इन विच देयर ओन इंटरेस्ट वर इन्वॉल्व। तो ये दिस इज द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज नेमो जोडेक्स इन कोजा सुआ, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। तो देर आर टोटल 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। पहला हमने डिस्कस कर लिया, एंड सेकंड वन इज ओडी अल्ट्रम पार्टम। ओडी, गाड़ी आती है ना ओडी, ओडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब है हियर द अदर साइड ऑल्सो। मतलब इन अ केस देयर आर 2 पार्टीज, तो दोनों पार्टीज को जो कोर्ट है वो सुनेगा, उनके जो वर्जन्स हैं उनको, मतलब एक फेयर जस्टिस देने के लिए है, ताकि एक फेयर प्ले हो, एक ट्रांसपेरेंसी रहे जस्टिस में। दोनों पार्टीज ने अपनी बात कही है कोर्ट में आके, दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद जो कोर्ट है वो जस्टिस डिलीवर कर रहा है। तो दिस इज ओडी अल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर साइड ऑल्सो। ये नहीं कि एक ही साइड को सुनने के बाद जज ने जो है अपना फैसला दे दिया, तो हियर द अदर साइड ऑल्सो। एंड द लास्ट वन इज, थर्ड वन इज रीजन्ड डिसीजन। इसका सीधा सा मतलब ये है, रीजन्ड डिसीजन, इसका सीधा सा मतलब ये है डिसीजन शुड बी वेल रीजन्ड। डिसीजन शुड बी वेल रीजन, मतलब जो न्याय आप, जो जस्टिस आप, जो फैसला आप डिलीवर कर रहे हैं, जो न्याय आप डिलीवर कर रहे हैं, शुड बी वेल रीजन। उसके पीछे एक न्यायोचित कारण होना चाहिए, उसके पीछे उसका जो कारण है उस फैसले का वो नीति संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 हैं प्रिंसिपल, दे आर 3 प्रिंसिपल ऑफ natural justice. First one is nemo judex in cosa sua, second one is odi altrum partem, and third one is reasoned decision। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट इस स्लाइड का, द जज कुड बी पार्टिसिपेट इन अ केस इन विच देयर ओन इंटरेस्ट वर इन्वॉल्व, तो ये वायलेटिव है पहले नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का, दैट इज नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वो एक्टेड एज जज इन द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर also heard appeals from these very decisions in the capacity of the member of court of governor and council। So my dear friends, again the same thing, कुछ जजेस थे जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के, वो मेंबर भी थे गवर्नर एंड काउंसिल के, और जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है उससे अपील जाती थी गवर्नर एंड काउंसिल को। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्ज कीजिए आप ही का कोई मुकदमा कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में है, और उस जज ने वहाँ पर उसमें कह दिया कि नहीं, आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं किया है, तो आप अपील करेंगे, और अपील करेंगे तो गवर्नर एंड काउंसिल में भी ये जज बैठा है, तो ये क्या अपील करने का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये भी एक बहुत मेजर ड्रॉबैक था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का, कि सेम जज गवर्नर एंड काउंसिल में भी बैठा है, और वहाँ पे भी वो वही सुन रहा है, और ऐसा ही वो डिसीजन देने वाला है। तो फिर मुझे आर्टिकल 50 की याद आती है।
अभी हमने डिस्कस किया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है ये, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कंफर्म करता है और उसे बचाए रखे है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज द रिवाइव्ड कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एस्टैब्लिश्ड इन 1718 continued till February 10, 1728। तो ये जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था, जो रिवाइव हुआ था 1718 में, 10 साल इसने काम किया 1728 तक, व्हेन इट वाज रिप्लेस्ड बाय द मेयर्स कोर्ट। और इसको 1728 में मेयर कोर्ट ने रिप्लेस कर दिया। तो हम पढ़ चुके हैं मेयर कोर्ट को, मेयर कोर्ट एट मैड्रास, मेयर कोर्ट एट मैड्रास। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो मेयर कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था मैड्रास में, दैट वाज ओनली फॉर द मैड्रास प्रेसिडेंसी। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं, जो 1726 में मेयर कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन आया था, वो था ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे, मैड्रास एंड कलकत्ता। तो मेयर कोर्ट्स को अब हम आगे पढ़ेंगे। अपना जो लीगल हिस्ट्री है, ये हमारा पार्ट 9 है। इस पूरी लीगल हिस्ट्री को हम फिनिश करेंगे। इसके ऊपर जितने भी अभी इसके टॉपिक्स बचे हैं वो सब अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, एंड दिस इज थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट्स कीजिए आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, बुरा लग रहा है तो बुरा बताइए, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और अकॉर्डिंगली हम उसमें चेंजेस करेंगे। और आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग योर डिसर्टेशन, या फिर आपकी कोई थीसिस है, या आप रिसर्च कर रहे हैं, या आपका एग्ज़ाम्स हैं, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, टेक्स्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है टेक्स्ट बुक में, या आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्रिंटेड नोट्स एक छोटे से शुल्क पर तुरंत मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आप हमें, हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द लॉजिकल स्टडीज़। इंस्टा पे फिर सेम अगेन द लॉजिकल स्टडीज़ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब मिलती रहेंगी। और हमारी मेल आईडी है thelogicalstudies@gmail.com। सो माय डियर फ्रेंड्स, this is your friend Advocate Lakshay Chaudhary signing off for the day. See you soon with a new video on a new topic. Till then, bye and take care.